विद्यार्थियों, आपका आदर्श परिवार की इस डिजिटल क्लास में स्वागत है। और हम लोगों ने कल ऊर्जा घनत्व की चर्चा की थी और उस आगे का जो टॉपिक है वो है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनः वितरण। मतलब हमारे पास दो चालक दिए हुए हैं जो कि पहले से आवेशित हैं और उनको हमें किसी भी नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ना है तो आवेशों का पुनः वितरण हो जाएगा। मतलब उच्च विभव से किधर चला जाएगा, आवेश निम्न विभव की ओर चला जाएगा। और हम लोग उस कंडीशन के अंदर क्या ज्ञात करने वाले हैं, उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, देखिएगा। तो हम लोगों को इस टॉपिक को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आवेशित चालकों की जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं हमारे पास दो आवेशित चालक हैं, एक का नाम है ए और दूसरा आवेशित चालक है बी। दो आवेशित चालक हैं और इन दोनों को हमने किस पर रख रखा है, एक कुचालक स्टैंड पर रख रखा है। इन दोनों को हमने कुचालक स्टैंड पर रखा है और इन पर आवेश जो है वो हम मान लेते हैं Q1 और Q2 है। A पर आवेश मान लेंगे Q1 और B पर आवेश मान लेंगे Q2। इस पर आवेश हो गया Q2। ओके, इस पर आवेश कितना बोल रहा हूं मैं, Q1। जो A चालक है इस पर आवेश है Q1। इन चालकों की धारिताएं भी हम मान लेते हैं। ए चालक की धारिता C1, बी चालक की धारिता C2, ए चालक के सिरों पर विभव V1 और बी चालक के सिरों पर विभव V2 है। ये अपना थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया जो हमें लिखना है। क्या लिखना है कि माना ए व बी दो विलगित आवेशित चालक हैं। इन आवेशित चालकों पर आवेश Q1 व Q2 है। इनकी धारिताएं C1 व C2 है तथा इनकी सतह पर विभव क्रमशः V1 व V2 है। ये तो आप थ्योरी लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए धारिता की परिभाषा से आप एक बात जानते हैं। धारिता की परिभाषा से हम एक बात जानते हैं कि ए चालक जो है, ए चालक पर आवेश कितना होगा भाई, धारिता की परिभाषा से इस पर आवेश होगा Q1 बराबर C1 गुणा में V1। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। Q1 बराबर होगा C1 गुणा में V1। और इसी प्रकार से जो दूसरा चालक है जिसका नाम है बी चालक पर आवेश कितना होगा, बी चालक पर आवेश होगा Q2 बराबर होगा C2 गुणा में V2। ये हो गया दूसरे चालक पर आवेश। हमें इनको जोड़ा नहीं है। आप देखिए अब तक हमने किसी भी संयोजन तार की सहायता से जोड़ा नहीं है। अब तक जोड़ने से पहले कुल आवेश निकालना है। तो मैं लिखूंगा संयोजन से पूर्व, मतलब संयोजन से पहले पूर्व कुल आवेश कितना है। संयोजन से पूर्व कुल आवेश Q जो है वो इन दोनों Q1 और Q2 का क्या होगा, योग होगा। तो Q बराबर क्या बन गया, C1 V1 प्लस C2 V2। ये अपने पास एक समीकरण आ गया है। ये समीकरण है अपने पास एक, इसे आप लोग समीकरण 1 दे दीजिए। ये चर्चा होगी इन दोनों चालकों को जोड़ने से पूर्व की।
हमने क्या किया, दो चालक लिए जिन पर आवेश Q1 Q2 है, धारिताएं C1 C2 है, इनके सिरों पर विभव V1 व V2 है, और हमने धारिता की परिभाषा का प्रयोग करते हुए Q1 ज्ञात किया है, Q2 ज्ञात किया है, और इन दोनों निकायों पर, इस निकाय पर दोनों गोलों को जोड़ने के बाद जो निकाय बना है उस पर कुल आवेश कितना आया है, C1 V1 प्लस C2 V2। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इन दोनों को, जो हमारे पास दो चालक हैं A और B, इन दोनों को हम लोग एक तार से जोड़ने वाले हैं। ये हमने एक नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ दिया, मतलब यह चालक तार आवेश को धारण नहीं करती, अपने पास आवेश नहीं रखती है। इससे आवेश आया तो इसको दे दिया, और इससे आया तो इसको दे दिया। कौन आवेश किसको देगा? जिसका विभव ज्यादा है वह कम विभव वाले को आवेश देगा। याद रहे, इस बात पर निर्भर नहीं करता आवेश। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है Q1 इसके पास जो आवेश है ज्यादा हो, Q2 जो आवेश है ये कम हो, तो भी कम से ज्यादा की ओर जा सकता आवेश, क्योंकि आवेश का जो स्थानांतरण है वो किस पर डिपेंड करता है भाई? विभव पर। इसका V2 था ना, और इसका क्या है? V1। तो आवेश हमेशा हमेशा उच्च विभव से किधर की ओर स्थानांतरित होगा? निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होगा। लेकिन कौन सा? धनावेश। कौन सा? धनावेश। तो इसके पास कौन सा आवेश था? धनावेश था। जब हमने इनको किसी चालक तार से जोड़ दिया तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर किसका स्थानांतरण शुरू हो जाएगा? आवेश का। जैसे कि मान लेते हैं, हमने अपनी तरफ से मानना है, क्या मानना है? कि V1 बड़ा है किससे? V2 से। हमने ये मान लिया है, इस कंडीशन को मानते हुए चल रहे हैं हम लोग। तो फिर आवेश का जो स्थानांतरण है वो किधर से किधर होने वाला है? A चालक से B चालक की ओर, क्योंकि A चालक किस विभव पर हो गया? उच्च विभव पर, और B चालक किस विभव पर हो गया? निम्न विभव पर। और ये स्थानांतरण कब तक होता रहेगा? आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। मतलब V1 और V2 के जो मान हैं वो, एक मिनट, V1 और V2 के जो मान हैं वो बराबर नहीं हो जाते, तब तक आवेश का स्थानांतरण चलता रहेगा। तो हमने बराबर होने के कारण V1 और V2 जो है उन दोनों को क्या कर दिया है? V लिख दिया है। V1 और V2 को दोनों को हमने क्या लिख दिया? V लिख दिया। ये कब का विभव है? जोड़ने के बाद। जब आवेश स्थानांतरण रुक गया तो क्या आवेश Q1 Q2 रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इधर से आवेश इधर जा रहा है तो ये Q1 डैश हो जाएगा और ये Q2 डैश हो जाएगा। ये हो गया बाद का आवेश। धारिताएं तो एक नियतांक होती है, इसकी C1 है और इसकी C2 है, इस पे कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है। और ये भी पहले की तरह कुचालक स्टैंड पर ही पड़े हैं। ऐसे ये कुचालक स्टैंड तो पहले की तरह एज इट इज रखे गए हैं। तो अब हम पहले की तरह वापस चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? कुल आवेश ज्ञात करने की। तो कुल आवेश कैसे ज्ञात करेंगे? पहले देखिए, ए चालक पर आवेश निकालते हैं। ए चालक पर क्या निकालते हैं? आवेश। कितना आएगा? आवेश आएगा Q1 डैश इक्वल्स टू C1 गुणा में V, क्योंकि V1 की जगह क्या हो गया? V हो गया। ये आ गया A चालक पर आवेश। और इसी प्रकार से B चालक पर आवेश, B चालक पर आवेश निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा? Q2 डैश इक्वल्स टू C2 गुणा में V। ये आ गया B चालक पर आवेश संयोजन के बाद।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुल आवेश निकालेंगे इस निकाय पर, मतलब दोनों चालकों पर कुल आवेश। तो लिख रहा हूं मैं, संयोजन के बाद कुल आवेश। देखिए एक बात समझने की है कि इससे आवेश कम हुआ तो इस पे बढ़ गया, तो आवेश नेट आवेश तो बदला ही नहीं ना, भी आवेश तो संरक्षित ही रहेगा ना। जोड़ने से पहले जो आवेश था, जोड़ने के बाद भी वही आवेश रहेगा। देखिए अगर इसका एक कूलाम कम हुआ तो इसका एक कूलाम क्या हो गया, बढ़ गया, तो नेट परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब जोड़ने के बाद कुल आवेश Q था पहले और Q ही रहेगा। जोड़ने से पहले भी Q था और जोड़ने के बाद भी कितना रहेगा, Q। लेकिन दोनों पर आवेश चेंज हो गया, दोनों चालकों पर आवेश पहले जितना रहा चेंज हो गया, लेकिन दोनों का जोड़ वही रहा। तो Q इक्वल टू क्या बनेगा, C1V प्लस C2V। ये आ गया अपने पास दूसरा समीकरण। पहला समीकरण हमने पहले बनाया था, इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। जो इससे पीछे बनाया था हमने उसे समीकरण नंबर 1 दे रखा है, देखिए, और ये हो गया 2 नंबर समीकरण। एक बात मैं बीच में चलते चलते आपको बताना चाहता हूं। आपने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, उसमें विभव समान था, एक ऐसा संयोजन आया था, वो कौन सा था, वो था संधारित्रों का समांतर क्रम। यहां भी देखिए क्या समान हो रहा है, यहां भी देखिए विभव समान हो रहा है। तो यह संयोजन किस संयोजन के तुल्य है, यह संयोजन समांतर संयोजन के तुल्य है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आवेश संरक्षण से, या सीधा लिख सकते हैं आप समीकरण 1 व 2 से, आवेश संरक्षण से आप लोग समीकरण 1 व 2 को बराबर में लेंगे। तो समीकरण 1 क्या थी, C1V1 प्लस C2V2 इक्वल टू में C1V प्लस C2 गुणा में V। देखिए दोनों में से V कॉमन आएगा, V को कॉमन लीजिए, ये रहा V कॉमन आ गया, तो C1 प्लस C2। ध्यान दीजिए दोनों चालकों की धारिता C1 प्लस C2 जुड़ गई। C1 प्लस C2 तुल्य धारिता किस संयोजन में होती थी, समांतर संयोजन में। ये एक और संकेत है समांतर संयोजन का, इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2, और V की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या आ गया है भाई, ये आ गया है उभयनिष्ठ विभव। इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, क्वेश्चनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, आगे के टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण है। इस सूत्र को आपको याद करना होगा, उभयनिष्ठ विभव। तो इससे आगे चलते हैं। उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करने के बाद हम लोग क्या ज्ञात करना चाहते हैं, अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं। किसका, संयोजन के बाद जो आवेश आ गया है उसका अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए संयोजन के बाद, संयोजन के बाद संयोजन के बाद चालकों पर आवेश का अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं। साफ शब्दों में बात करें तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश ज्ञात करना चाहते हैं, क्योंकि संयोजन के बाद यही तो आवेश होगा ना दोनों पर। तो कितना होगा, देखिए पीछे चलते हैं। Q1 डैश के मान को देखिए आप, Q1 डैश की वैल्यू और ये रही Q2 डैश की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू हम लोग अपने समीकरण में रखेंगे, इस वाले में। तो क्या मान बनेगा, मान बनेगा C1V अपॉन C2V। तो V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा,
तो आपके पास Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू बनता है C1 अपॉन C2। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि जो आवेशों का अनुपात है, संयोजन के बाद जो आवेशों का अनुपात है वो धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। ये भी बहुत काम की चीज है, ये सूत्र बड़ा ही काम का है। किसमें? न्यूमेरिकल्स के अंदर। ध्यान रखिएगा, इन सूत्रों को आप मेंशन अवश्य करते जाइएगा। तो आगे हम लोग क्या ज्ञात करना चाहते हैं? इसके बाद हम ज्ञात करना चाहेंगे जो उनके विभव में अंतर आया है उनका अनुपात। तो वो कैसे ज्ञात होगा? पहले विभव में अंतर निकालना पड़ेगा भाई। तो विभव में अंतर निकालते हैं। देखिए पहले तो हम लोग शुरू करते हैं ए चालक के विभव में अंतर निकालेंगे। तो ए चालक के विभव में अंतर डेल्टा V1 मान लीजिए। देखिए अंतर कैसे निकलता है? अंतर निकलेगा, पीछे चलते हैं पहले तो थोड़ा। देखिए किसका विभव ज्यादा है, किसका विभव ज्यादा माना गया है? पहले चालक का। तो जुड़ने के बाद में जब इधर से इधर आवेश आ जाएगा तो किसके विभव में कमी होने वाली है? ए नंबर चालक के विभव में क्या होने वाली है? कमी। तो इसका अंतर कैसे निकलेगा? इसका अंतर निकलेगा कि V1 पहले विभव था और अब हो गया है V। तो अंतर कितना आया? V1 माइनस V अंतर आ गया। तो V का वैल्यू कहां से लाएंगे? अभी अभी आपने याद किया होगा, वो हम लोग इसमें रखेंगे। तो डेल्टा V1 इक्वल्स टू V1 माइनस, अभी आपने V का वैल्यू निकाला था, याद कीजिए, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिखाएं आपको ये देखिए ये रहा सूत्र V का। तो अब हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो डेल्टा V1 इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो C1 प्लस C2 आएगा। तो C1 प्लस C2 गुणा में V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2 आ जाएगा अपॉन में। अब इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं। तो डेल्टा V1 इक्वल्स टू आएगा हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस में C1 V1। यहां हमने एक मिस्टेक कर दी, देखिए हमें इसे ब्रैकेट में बंद करना था ऐसे, ये लीजिए। तो ये माइनस अंदर गुणा होगा C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो देखिए कट क्या रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें से कैंसल आउट क्या हो रहा है? ये C1 V1 और ये C1 V1 प्लस और माइनस के होने कैंसल आउट हो गए हैं। आगे तो डेल्टा V1 इक्वल्स टू C2 V1 माइनस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो डेल्टा V1 इक्वल्स टू क्या आ गया? देखिए कॉमन आ रहा है इनमें से, क्या कॉमन आ रहा है? C2 कॉमन आ रहा है। तो C2 आया कॉमन, V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये अपने पास पहले चालक के विभव में अंतर आ गया। और फटाफट हम लोग दूसरे चालक के विभव में अंतर भी ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं आगे, हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? चालक B के विभव में अंतर कितना आएगा? डेल्टा V2 इक्वल्स टू में, देखिए इसका अंतर कैसे निकलेगा? पीछे चलते हैं, इसके अंतर को देखने के लिए ध्यान दीजिए। मैंने अभी बताया था कि V1 बड़ा है, V2 छोटा है। तो आवेश किधर से किधर आया था? पहले चालक से, मतलब A चालक से किस पर आया था? B चालक पर आया था। तो B चालक के विभव में क्या हुई है? वृद्धि। पहले कितना था? V2, अब कितना हो गया? V। तो बड़ा कौन? V बड़ा है। तो इसके कितना अंतर आ गया है?
इसमें हम निकालेंगे v माइनस v2, अंतर को निकालना है हमें, तो हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया है। तो शुरू करते हैं। v का मान रखेंगे c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 माइनस v2। पहले की तरह एलसीएम लेंगे, फटाफट कर देते हैं इसको। पहले की तरह एलसीएम लेंगे तो c1 v1 प्लस c2 v2 माइनस c1 प्लस c2 गुणा में v2 अपॉन में c1 प्लस c2, एलसीएम ले लिया हमने। अब इसका अंदर गुणा कर देते हैं, तो डेल्टा v2 इक्वल्स टू c1 v1 प्लस c2 v2 माइनस c1 v2 और माइनस c2 v2। अब पहले की तरह इसमें भी एक टर्म कटने वाली है, कौन सी, c2 v2 और c2 v2, ये कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास अपॉन में बचेगा c1 प्लस c2। हल करते हैं आगे। तो देखिए इसमें c1 है, इसमें भी c1 है, तो कॉमन आएगा, तो c1 आएगा कॉमन और बचेगा क्या, v1 माइनस v2 अपॉन में c1 प्लस c2। ये क्या बना भाई, यह विभव में अंतर बना। किसके विभव में अंतर बना, दूसरे चालक के विभव में अंतर बना। तो अब हम लोग, उद्देश्य क्या था हमारा, विभवों में अंतर का अनुपात। तो आप देखिए पीछे चल के आपके पास डेल्टा v1 की वैल्यू है और डेल्टा v2 की वैल्यू है, तो दोनों का अनुपात निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग अनुपात निकालना चाहते हैं विभवों में अंतर का अनुपात निकालना चाहते हैं, तो आएगा डेल्टा v1 अपॉन डेल्टा v2। इधर मान रखिए, डेल्टा v1 का मान याद कीजिए c2 गुणा में v1 माइनस v2 अपॉन में c1 प्लस c2। देख लीजिए ये रहा मान c2 v1 माइनस v2 c1 प्लस c2 अपॉन में, ये तो मान रख दिया। फिर गुणा में, आप देखेंगे इधर भाग में है तो गुणा में इसको उल्टा कर देंगे ना, तो यहां आएगा c1 प्लस c2 और अपॉन में आएगा c1 और v1 माइनस v2। तो कैंसिल आउट होने के बाद में हमारे पास बचेगा c2 अपॉन c1। ध्यान दीजिएगा यह ए चालक के विभव में अंतर है और यह बी चालक के विभव में अंतर है, और इधर ऊपर की तरफ जो है दूसरे चालक की धारिता है और नीचे की ओर पहले चालक की धारिता है। इसका मतलब चालकों के विभव में अंतर धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम में होता है। धारिताओं का अनुपात जो है उसका व्युत्क्रम, मतलब उल्टा कर देना है उसको, c1 बटा c2 नहीं, c2 बटा c1 हो जाएगा। यह इससे क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है। हमें ये चीजें हमने क्यों निकाली है, देखिए ये सब बातें न्यूमेरिकल के पर्पज से है। न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको अनुपात पूछा जाए तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में विभव में अंतर पूछा जाए तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं सभी बातों का। ये टॉपिक तो यहाँ समाप्त हो गया है, शुरू करते हैं यहाँ से। हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा उद्देश्य था आवेशों के पुनर्वितरण का अध्ययन करना। जो चालक है उनको संयोजित करने पर आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार से होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, यह अध्ययन करना था। तो इसके लिए हमने ए और बी दो चालक लिए। इस पर आवेश Q1, इस पर आवेश Q2, धारिता C1, विभव V1, इसकी धारिता C2 और विभव V2। धारिता की परिभाषा का हमने प्रयोग किया और ए चालक पर आवेश ज्ञात किया, Q1 बराबर C1 V1, और बी पर भी आवेश ज्ञात किया और संयोजन पर कुल आवेश ज्ञात कर लिया। कुल आवेश ज्ञात करने के लिए Q1 और Q2 को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। क्या किया हमने, जोड़ दिया है। ओके, तो हमने क्या निकाल लिया, कुल आवेश निकाल लिया Q। समीकरण 1 दे दिया। आगे देखिए, फिर हमने इनको जोड़ा,
दोनों चालकों को एक संयोजन तार की मदद से जोड़ दिया। ये है संयोजन तार, संयोजन तार ये रहा, इसकी सहायता से हमने जोड़ दिया। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर किसका प्रवाह होगा? आवेश का। तो हमने मान लिया कि पहले का विभव ज्यादा है और दूसरे चालक का विभव क्या है? कम है, तो प्रवाह होगा। तो आवेश Q1 और Q2 से चेंज होकर के Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएंगे, और ये प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का विभव क्या नहीं हो जाता? समान नहीं हो जाता। जब दोनों का विभव V1 और V2 से चेंज होकर के V हो गया तो प्रवाह बंद हो जाएगा। वापिस हमने धारिता की परिभाषा का प्रयोग किया और Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू निकाली, कुल आवेश निकाला, कुल आवेश निकाला हमने, और आवेश संरक्षण के अनुसार जितना आवेश जोड़ने से पहले था उतना ही आवेश जोड़ने के बाद भी रहेगा। तो फिर आवेश संरक्षण के अनुसार इन दोनों को बराबर रखा जा सकता है, दोनों आवेशों को, तो हमने बराबर रखा और हमारे पास रिजल्ट आया उभयनिष्ठ विभव का। बड़ा काम का रिजल्ट है, यह है, हमें याद करना है इसे। फिर देखिए हमने फिर एक नया इसमें पॉइंट लिया। तो क्या नया पॉइंट लिया? आवेशों का अनुपात। दोनों चालकों पर संयोजन के बाद आवेशों का अनुपात निकालना है। तो Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी ना, ये रही, इनकी वैल्यू रखे और क्या निकाल दिया हमने? अनुपात निकाल दिया। ये भी न्यूमेरिकल के पर्पज से हमने किया है। फिर हमने एक और बिंदु लिया कि हम लोग अंतर ज्ञात करना चाहेंगे विभव में दोनों चालकों के। तो ए चालक के विभव में अंतर ज्ञात करना चाहा हमने, तो ए के विभव में से उभयनिष्ठ विभव को घटाया। क्यों? क्योंकि ए के विभव में कमी आई है, इसका मतलब पहले विभव ज्यादा था। मैं लिख के बता देता हूं कि पहले V1 का विभव ज्यादा था और V जो है उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया? कम हो गया, और V2 का कम था वो ज्यादा हो गया। V2 तो क्या हो जाएगा? V में कन्वर्ट होने वाला, और V1 जो था वो V में कन्वर्ट था। देखिए V1 में कमी आई और V2 में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, और उभयनिष्ठ V होने की स्थिति में। तो आगे देखिए हमने ये मान रखे V के और हल कर दिया, डेल्टा V1 आ गया। इसी प्रकार से हमने डेल्टा V2 निकाल दिया। हल है, आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप अवश्य लिखिएगा। और विभवों का अनुपात हमें ज्ञात करना था, विभवों का अंतर का अनुपात, अंतर का अनुपात ज्ञात करना था। तो दोनों फॉर्मूले की हम वैल्यू रखी और रिजल्ट आ गया हमारे सामने। एक महत्वपूर्ण बात, ये आपने चालकों के लिए रिजल्ट निकाला है। किनके लिए? चालकों के लिए। आपने यह संधारित्रों के लिए नहीं निकाला, संधारित्रों के लिए नहीं निकाला, लेकिन यही रिजल्ट संधारित्रों पर भी लागू किए जा सकते हैं। यही रिजल्ट संधारित्रों पर भी लागू किए जा सकते हैं। आप इन सभी का अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। और ठीक है, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।